नमस्कार सभी को। गणा गणा राम राम खमा गणी। स्वागत है सभी का राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, पहली बार मिलती है तो गुड नाइट नहीं होती, गुड इवनिंग ही होती। वेरी गुड। बांकाराम जी लूखा, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। हाँ, इतना लोग इंतजार करें तो आ गया साहब, टाइम मत है। बरसात हो जाएगी मोहनलाल जी, बरसात बिल्कुल होगी। पूर्वाई का प्रभाव शुरू हो गया है, और पूर्वाई मतलब बंगाल की खाड़ी का प्रभाव शुरू हो गया। वर्षा हो जाएगी सोमवार से पहले पहले। लो बोलो और क्या करना। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। हाँ, अरावली भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अरावली में आज भाग 2 देख रहे हैं। पहला भाग बिल्कुल क्लियर किया गया था, भाग 2 के साथ अरावली पूर्ण कर देंगे। क्लास में बने रहिए, पूर्ण रूप से बने रहिए, और क्लास को शेयर भी करते रहिए। हाँ, तो बात करते हैं मध्य अरावली की, उत्तरी अरावली की बात चल रही थी। किस अरावली की? उत्तरी अरावली की बात चल रही थी। उत्तरी अरावली। आपको बता चुका हूं अरावली का अर्थ, अरावली की निर्माण प्रक्रिया, अरावली की मूल जड़, अरावली की चट्टानें, अरावली निर्माण का काल, कौन सा भौतिक प्रदेश है, इसके अलावा उसकी क्या क्या विशेषता है, कैसी महान जल विभाजक रेखा है, सब बात क्लियर कर चुका हूं। उत्तरी अरावली में भी बहुत सारी बातें कर ली गई थी। अब उत्तरी अरावली में बिखरी हुई पहाड़ियों को देखते हैं। उत्तरी अरावली में, अब उत्तरी अरावली में देखो, बैराट की पहाड़ियों की बात कर ली गई थी। एक है यहां पर खंडेला की पहाड़ियां। उत्तरी अरावली में कौन सी पहाड़ियां हैं? खंडेला की पहाड़ियां। ये खंडेला की पहाड़ियां कहां है? सीकर में है भाई। सीकर कहां है? शेखावटी जिला है सीकर। सीकर और झुंझुनू का जो प्रदेश है वो तोरावटी कहलाता है। इस खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कांतली नदी। उसके कारण कैसे देखो, जैसे ये है वो खंडेला की पहाड़ियां। इन खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और यह नदी सीकर, नीम का थाना, गणेश्वर से होती हुई झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई झुंझुनू और चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती। चूरू में नहीं जाती है। ये नदी का नाम क्या है? कांतली। तो खंडेला की पहाड़ी से कौन सी? अच्छा, इसके अलावा यहां पर इस पूरे प्रदेश को, सीकर और झुंझुनू का जो ये प्रदेश है ना, ये प्रदेश कहलाता है तोरावटी। ये क्या कहलाता है? तोरावटी प्रदेश कहलाता है। ठीक है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान पुलिस करके जो आईडी है वो पूछ रहे हैं आंतरिक प्रवाह की बिल्कुल सबसे बड़ी और लंबी नदी है कौन सी? ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से ऐसे लूनी को सम्मिलित कर ले तो वो हो जाएगी, क्योंकि लूनी को इसमें किया जाता है। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। नदी का नाम है कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। फिर आगे देखो नेक्स्ट। इसके अलावा सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां कहां है? तो ये जयपुर में है भाई, जयपुर में है। और ध्यान रखना, सेवर की पहाड़ियों से, यहां से साबी नदी का उद्गम होता है। साबी नदी का उद्गम होता है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई हरियाणा में पटौदी के समीप जाकर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह ऐसी नदी है जो किस तरफ प्रवाहित होगी? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। सेवर की पहाड़ियां कहां पर है? अच्छा, ध्यान रखना, सेवर की पहाड़ियां है, सेवर बराल खेत की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर में है। तो ये ध्यान रखना, माल कहां है? खेत में है, और खेत कहां है? सीकर में है। माल खेत की पहाड़ियां, या दूसरी भाषा में कहें ना तो अरावली को सीकर में माल खेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो माल खेत की पहाड़ियां सीकर है। इसके अलावा उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियां या उदयनाथ पर्वत, ये कहां है? ये अलवर में है, अलवर में है।
उदयनाथ। उदयनाथ है वो ऐसे देखो, ये उदयनाथ पर्वत है, कहां पर है? अलवर में है। और उदयनाथ पर्वत से एक नदी निकलती है भाई, रूपा रेल। और ये नदी अलवर से प्रवाहित होती हुई भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। नदी का नाम क्या है? रूपा रेल। नदी का नाम है रूपा रेल। और इस रूपा रेल नदी पर मोती सागर झील है भरतपुर में, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो उदयनाथ पर्वत कहां है? अलवर में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके अलावा शील डूंगरी, कौन सी डूंगरी? शील डूंगरी, नाम सुना ही होगा आपने, खूब प्रसिद्ध है शील डूंगरी। कहां पर है? जयपुर में है। शील डूंगरी जयपुर में है। मोती डूंगरी, मोती डूंगरी, मोती डूंगरी कहां पर है? ये भी जयपुर में, जहां पर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है मोती डूंगरी, बिड़ला मंदिर के पास में। जबकि मोती मगरी है वो दक्षिणी अरावली में पड़ेंगे, फतेह सागर झील के पास है, जिस पर महाराणा प्रताप का म्यूजियम है। ये मोती कौन सी है? मोती डूंगरी जयपुर में है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियों की हाइट है भाई 747 मीटर। कहां पर है? जयपुर में है ये। और जैसे सांबर में जो प्रसिद्ध नदियां गिरती, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा, तो मेंथा में नदी का उद्गम इन्हीं मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है, जयपुर से। मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में है। और यहां से मेंथा नदी का उद्गम होता है। मेंथा या इसको मेंढा भी कहते हैं, नदी का उद्गम होता है, उद्गम। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद में है चैनपुरा की पहाड़ियां। चैनपुरा की पहाड़ियां, चैनपुरा की पहाड़ियां कहां है? ये भी जयपुर में है। ये भी कहां है? जयपुर में है। चैनपुरा की पहाड़ियां। हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत कहां है? हर्ष पर्वत है वो है सीकर में। कहां पर है? सीकर में है हर्ष पर्वत, जहां पर प्रसिद्ध जीन माता का मंदिर है। प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? जीन माता का मंदिर है। हर्षनाथ पर्वत, ये तो हर्ष है, हर्षनाथ पर्वत, ये हर्षनाथ पर्वत है, ये भाई अलवर में है। ध्यान रखना, उदयनाथ कहां है? अलवर में है। और हर्षनाथ कहां है? अलवर में है। एक आएगा दक्षिणी अरावली में कमलनाथ, चोटी है, 1001 मीटर ऊंचाई है, वो उदयपुर में है। तो ये तीन नाथ याद रखना। कमलनाथ कहां है? उदयपुर में है। हर्षनाथ कहां है? अलवर में। जबकि हर्ष पर्वत कहां है? सीकर में है। और उदयनाथ, उदयनाथ ये देखो, उदयनाथ पर्वत अलवर में है, जहां से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। और इस नदी पर कौन सी झील है? मोती सागर झील है। हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है, मोती सागर झीलों में पढ़ेंगे इसको, मोती सागर झील है। तो इस प्रकार तो ये उत्तरी अरावली की हर्षनाथ पर्वत हो गया अलवर में। चैनपुरा की पहाड़ियां कहां है? जयपुर में। और मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर में। मोती डूंगरी जयपुर में और शील डूंगरी जयपुर में है। ओके, ऐप का लिंक है वो आपको ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लो। इसकी जो समस्या थी उसका निदान कर दिया गया, वहां आपको खूब सारे पेपर और बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उदयनाथ बिल्कुल अलवर में है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मध्य अरावली को देखते हैं। कौन सी अरावली है? मध्य अरावली। मध्य अरावली, अरावली के जो 3 भौतिक प्रदेश है उसमें यह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। अरावली में से जो 3 भौतिक प्रदेश है ना भाई, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, यह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। ओके, इसमें अधिक क्या घाट व दर्रे पाए जाते हैं। अधिक घाट को ही कहते हैं दर्रे ऑप्शन में नहीं हो तो नाल पाए जाते हैं। यदि थार मरुस्थल का विस्तार
अरावली के कारण कम होता है, लेकिन यदि अरावली में से थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहां से होता है तो मध्य अरावली से, क्योंकि इसमें घाट, दर्रे या नाल क्या है, अधिक पाए जाते हैं। ओके, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 750 मीटर है। कितने मीटर है? 750 मीटर है। उत्तरी अरावली की है लगभग 550 मीटर और इसकी है 750 मीटर है मध्य अरावली का। इसका विस्तार मुख्य रूप से कहां है? अजमेर में है। इसका विस्तार कहां है? मुख्य रूप से अजमेर में है। अजमेर में सबसे ज्यादा संकीर्ण यह है, संकीर्ण अरावली का प्रदेश है, अरावली प्रदेश। मतलब आप कहोगे सर इसका अर्थ क्या है कि संकीर्ण से क्या तात्पर्य? तो देखो, मतलब कहने का अर्थ यह है, जैसे ये है उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली, तो ये क्या है? सबसे संकीर्ण है। उत्तरी अरावली थोड़ी विस्तृत है, दक्षिणी अरावली तो बहुत ज्यादा विस्तृत है, तो संकीर्ण है मध्य अरावली। मध्य अरावली की कोई आकृति संदर्भ में नहीं है। इसका मुख्य रूप से विस्तार कहां है? देखो, इसका मुख्य रूप से विस्तार है अजमेर में। यह है अजमेर जिला, हृदय जैसी आकृति या त्रिभुज जैसी आकृति का जिला है अजमेर। इस जिले का क्या नाम है? अजमेर। ओके, आगे बढ़ते। अजमेर के अंदर यहां पर इस प्रकार अरावली का विस्तार है। इस प्रकार किसका विस्तार है? अरावली का। अजमेर के अंदर ही देख रहे हैं, यहां पर ये मुख्य नगर है अजमेर, अरावली के मध्य ही है। यहां एक नगर है, इसका नाम है ब्यावर, दक्षिण पश्चिम में है अजमेर के ब्यावर। ब्यावर नगर की भाई स्थापना है ना, स्थापना 1836 में कर्नल डिक्सन ने की थी। कर्नल डिक्सन ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी, डिक्सन ने। ओके, अरावली के पश्चिम में यहां अजमेर के पश्चिम में यहां सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं, इन्हें कहा जाता है नाग पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? नाग पहाड़ियां। ओके, इस अरावली के अजमेर के पूर्व में यहां पर, या अजमेर के इस भाग में, यहां अजमेर के अंदर यहां एक घाटी है, इस घाटी का नाम है घुंघरू घाटी। घुंघरू घाटी, और घुंघरू घाटी में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या है? केंद्र है। आरपीसी का मुख्यालय कहां है? घुंघरू घाटी अजमेर में है। और यहां पर मध्य अरावली में घाटियां खूब पाई जाती, जिनकी औसत ऊंचाई वो लगभग 550 मीटर है। पहाड़ी के मध्य कोई निम्न भाग है ना, जो लंबा रास्ता प्रदान करता हो, वो कहलाता है घाटी। जैसे घुंघरू घाटी मध्य अरावली में है, जहां आरपीसी का क्या है? मुख्यालय है। आरपीसी का मुख्यालय है। ओके, घुंघरू घाटी, घुंघरू घाटी कहां है? अजमेर में है, अजमेर में है। अब इसके अलावा इसके दक्षिण में, किसके दक्षिण में? यहां राजसमंद की सीमा के पास यहां बिखरी हुई अजमेर में पहाड़ियां हैं, इसको कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। की पहाड़ियां कहां है? अजमेर में है। और अजमेर के पश्चिम में जो सर्पिलाकार पहाड़ियां, नाग जैसी आकृति, सर्पिलाकार, उनको कहा जाता है क्या? नाग पहाड़ियां। ये मध्य अरावली की बात कर रहा हूं। किस अरावली की बात कर रहा हूं? अशय विट जयपुर पूछ रहे, इससे पहले कितनी क्लास हो चुकी है प्लीज बताएं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितनी क्लास हुई वो आपको प्ले स्टोर में ज्योग्राफी की जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, घुंघरू घाटी में आरपीसी का क्या है? मुख्यालय है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मध्य अरावली की 3 प्रसिद्ध चोटियां हैं, देखना। यहां पहली चोटी है 1 नंबर, यहां इसके पास में ये दूसरी चोटी है, और नाग पहाड़ की और यहां तीसरी चोटी है। ये जो पहली चोटी है, क्रम वाइज लिख देता हूं, 1 नंबर, इसका नाम है मेरियाजी। मेरियाजी, मेरियाजी बड़ा लिख देता हूं जिससे आपको बढ़िया साफ दिखे। मेरियाजी, या इसी को कहते टोडगढ़, या इसको कहते गोरम जी। गोरम जी। एक पॉइंट याद ध्यान रखना, क्या रखना है कि गोरम जी
चोटी है वो अजमेर में है और गोरम घाट राजसमंद में है। अभी घाट में करेंगे, खामली घाट और गोरम घाट राजसमंद में है। जब गोरम जी चोटी कहां है? अजमेर में है और इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितनी है? 933 मीटर है। कई जगह 934 में 34 मीटर भी लिखा हुआ है क्योंकि ये 933 पॉइंट समथिंग है। तो मैरियाजी या टोडगढ़ मध्य अरावली की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। अब जो दूसरी चोटी है इसका नाम है तारागढ़। इसका नाम क्या है? तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ की हाइट है 870 मीटर। ये एनसीईआरटी किताब में 870 मीटर है। आपको कई जगह 873 मीटर भी मिलेगा। ये भी कहां है? अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। गठ बीठली के नाम से जाना जाता है तारागढ़। 870 मीटर हाइट है इसकी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है 3 नंबर है नाग पहाड़। नाग पहाड़, और नाग पहाड़ की हाइट है 795 मीटर। नाग पहाड़ की हाइट कितनी है भाई? 795 मीटर है और यह मध्य अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नाग पहाड़। आना सागर झील के समीप है और इस नाग पहाड़ से यहां से एक नदी निकलती है भाई नाग पहाड़ियों के पास से, और यह नदी 6 जिलों से प्रवाहित होती हुई अरावली के समानांतर इसके पश्चिम में अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। इस नदी का नाम है लूणी नदी। पॉइंट एक एक नोट करना, हर पॉइंट यहां क्लियर किया जा रहा है। लूणी नदी अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर प्रवाहित होती है। यह नाग पहाड़ प्रदेश है। इसके पास में उत्तर में यहां छोटी छोटी बिखरी हुई पहाड़ियां जिनके मध्य एक प्रसिद्ध झील होने के कारण इसे पुष्कर की पहाड़ियां कहा जाता है। जहां रत्नागिरी पहाड़ी प्रसिद्ध है, पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर झील है यहां। इसके आसपास जो पहाड़ियां हैं वो पुष्कर की पहाड़ियां हैं। किस जिले में है? अजमेर में है पुष्कर की पहाड़ियां। पुष्कर झील के जो चारों तरफ पहाड़ियां हैं उन्हें पुष्कर की पहाड़ियां कहा जाता है। जहां 400 से भी अधिक मंदिर है, मंदिरों का अजायब घर कहलाता पुष्कर। पुष्कर झील में ये बात और करेंगे। तो ये मध्य अरावली है। मध्य अरावली के दर्रे अलग से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जिब्राल्टर कहा गया। जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर है वो 2 बड़े प्रदेशों को जोड़ता है। जिब्राल्टर एक जल संधि है जो भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो यह अजमेर ऐसा पॉइंट था जो मेवाड़ और उत्तरी पूरे राजस्थान को जोड़ता था, इसलिए इसे जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। आकृति हृदय जैसी या त्रिभुज जैसी है। अनूप सिंह राजपूत पूछ रहे, गुरुजी नाग पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा हो तो बाढ़ कहां आएगी? बालोतरा में आएगी। नदियों में करवाऊंगा आपको। यहां सारे पॉइंट इसलिए नहीं बता रहा हूं, फिर नदियों में क्या बताऊंगा। इसके तट पर इस तरफ एक शहर है, यहां इसका नाम है बालोतरा। अभी 56 की पहाड़ियों में बात करेंगे इसकी, बालोतरा। यहां बाढ़ आएगी। लूणी नदी में यहां अधिक वर्षा होगी तो यहां बाढ़ आएगी, क्योंकि इसका जो यहां पेठा है ना, वो बालोतरा है, वो उसके पेठे से भी नीचे है, मतलब पानी यहां फैल जाएगा। ओके नेक्स्ट, यहां क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, ब्रह्मा जी का मंदिर है यहां प्रसिद्ध पुष्कर में। बात करेंगे पुष्कर झील के समय, गोकुलदास पारी की, ब्रह्मा जी के मंदिर की, वहां गऊ घाट की, बहुत सारे घाट है वहां। मैडम मेरी आई थी तब घाट बना था, महिला घाट या जनाना घाट। 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए आई थी और यहां पधारी थी। कालांतर में यह महात्मा गांधी घाट के नाम से जाना जाता। पुष्कर गैप परियोजना कनाडा के सहयोग से 1997-98 में चलाई गई। सारी बात करेंगे लेकिन समय के साथ। ओके नेक्स्ट, मध्य अरावली के दर्रे। उत्तरी अरावली में दर्रे या घाट या नाल थे नहीं भाई, तो यहां पहली बार आया तो पहले समझते हैं होता क्या है। तो ऐसे समझो कि जैसे ये कोई भाग है, पहाड़ी भाग है, और इसमें ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं इस प्रकार।
ये पहाड़ियां विस्तृत है। अब इन पहाड़ियों के मध्य ऐसा स्थान जिससे आसानी से आर पार, ये स्थान ऐसे ऐसे ऐसा आसानी से आर पार आया और जाया जा सकता है, जिससे परिवहन किया जा सकता है, जिससे व्यापार किया जा सकता है, घाट दर्रे या नाल कहलाते हैं। उत्तरी हिमालय में हिमालय पर्वत में खूब दर्रे पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में थागला, मुलिंगला, मानाला, नित्तीला, लिप्पू लेक, फिर हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला, शिपकिला, और इसके अलावा जो रोहतांग दर्रा वो फिर सिक्किम की ओर जलेपला और नाथुला प्रसिद्ध दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यांग यहाँ प्रसिद्ध है, बोमडिला प्रसिद्ध है, और फिर मणिपुर के अंदर तुज्जू दर्रा प्रसिद्ध है। वैसे ही अरावली में घाट दर्रे या घाट, हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, 6000 मीटर है, जबकि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी भाई 930 मीटर। तो यहां बहुत सारे दर्रे और घाट नाल पाए जाते हैं। है क्या इनको समझते? यह पर्वतीय भागों का निम्न मतलब नीचा निम्न स्थान है, जहां से व्यापार मतलब परिवहन कह सकता हूं, परिवहन, जहां से व्यापार परिवहन या आसानी से आर पार आया व जाया जा सकता है, जा सकता है। क्या कहलाएगा? दर्रे या घाट कहलाएंगे। ये वो निम्न स्थान है। क्लियर है पॉइंट? अब यहां ये समझते हैं यहां, अच्छा आपके कमेंट में देख रहा हूं, लेकिन समय इसलिए कि यदि मैं आपके कमेंट पढ़ने लगे ना भाई तो आपको मैं समझाऊंगा कब। झुंझुनू आला जाट फैन भगत सिंह दा के लिखे, इसी चैनल पर रोज क्लास होती है, बिल्कुल इसी चैनल पर रोज क्लास होती है। हाँ ओके, आगे बढ़े। फिर यहां मध्य अरावली के दर्रे हैं, ये बात। अब मध्य अरावली में कौन कौन से दर्रे हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक नंबर मध्य अरावली का दर्रा है बरदर्रा। ये पाली में है भाई, पाली और अजमेर की सीमा पर है, लेकिन पाली में है। यह अजमेर जाने का रास्ता प्रदान करता है, मारवाड़ से अजमेर। बरदर्रा देखो, अपन यहां यदि आप जोधपुर से अजमेर जा रहे हो वाया ब्यावर होते हुए तो आप बरदर्रे को पार करते हो, बरस्तान भी आता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 2 नंबर। फिर है पीपली घाट, ये अजमेर में है भाई। अब सारे अजमेर में है। बरदर्रा मध्य अरावली में, इसलिए 1 नंबर। और पाली, और जहां पाली और अजमेर स्पर्श करते हैं वहां पर है, आएगा किसमें? मध्य अरावली में। सोमेश्वर घाट और देशूरी घाट वो दक्षिणी अरावली में आएगी, क्योंकि वो पाली के दक्षिण में है। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद में पीपली घाट के बाद में आ जाएगा शिवपुरी घाट अजमेर में है। अजमेर। सुरा घाट, कौन सा घाट है भाई? सुरा घाट कहां है? अजमेर। सुरा और शिवपुरी घाट से NH-48 गुजरता है। NH, ये परिवहन में करवाऊंगा आपको, परिवहन बढ़िया ढंग से करवाएंगे। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक उसकी विशेषता, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा कहां मिलते हैं, सारी बात करेंगे। प्रताप राम जी पधारे हैं, मंडा जी पूछ रहे सर अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी? वाह, अरे देवता वाह, कल वाली पूरी क्लास में सारी रामायण समझा दी थी। राजस्थान में 550 किलोमीटर है, 595 नहीं 550 किलोमीटर है। लक्ष्मी जी पालीवाल आप भी गलत लिख रहे हो, 550 किलोमीटर है। 692 का 550 किलोमीटर 80% है, अर्थात राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई का 80% भाग है। राजस्थान में यह सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। विस्तार में आपको समझा चुका हूं। ओके, नेक्स्ट। फिर सुरा घाट हो गया। फिर पाखेरिया कहां है? अजमेर में है। अजमेर, ओके। पाखेरिया कहां है? अजमेर में। झीलवाड़ा ये भी अजमेर में है। ये भी कहां है? अजमेर में है। और फिर है
अर्निया, अर्निया ये भी कहां है? अजमेर में है। इस प्रकार यह मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। बरदर्रा, पाली, पीपली घाट अजमेर, शिवपुरी घाट। शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश में। राजस्थान से जो 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा लगाते हैं उसमें जिला भी है शिवपुरी, जैसे मुरैना, शिवपुरी, 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 गुन्ना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच और झाबुआ, ये 10 जिले हैं। तो उसमें से एक जिला कौन सा है? शिवपुरी भी है। याद रखने का तरीका बताया आपको, ध्यान रखना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा और नहीं आपके शॉर्ट ट्रिक कभी काम आती है। शॉर्ट ट्रिक एक याद करोगे, 2 करोगे, 3, 4 करोगे, सारी शॉर्ट ट्रिक है। हर लाइन में शॉर्ट ट्रिक बना के बैठोगे ना तो संभव नहीं याद करना भाई। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अरावली में भी दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, अरावली। ओके, दक्षिणी अरावली की विशेषताएं देखो। यह अरावली का सबसे विस्तृत भौतिक प्रदेश है। मतलब 3 अरावली में भी सबसे विस्तृत कौन सा? ये विस्तृत प्रदेश है। ओके, ये सबसे ऊंचा अरावली का प्रदेश है, सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है अरावली में भी। लगभग इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर से भी क्या है? अधिक है। 1000 मीटर से भी किसकी? दक्षिणी अरावली की। अब तीनों अरावली, उत्तरी, मध्य और दक्षिण में सबसे ज्यादा आर्द्रतम दक्षिणी अरावली है। सबसे ज्यादा वर्षा मिसिंग आंटी जी, वो कितने सारे मैसेज किए थे, कोई दोहा लिखा था चला गया। ओके, फिर सबसे ऊंचा कौन सा? 1000 मीटर है दक्षिण अरावली की। इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर है। 3 अरावली में से जो दक्षिणी अरावली है यह सबसे आर्द्रतम है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें वर्षा होती है, सबसे आर्द्रतम है, आर्द्रतम। यदि पूरा जिले पूछे तो झालावाड़ है, पूरा प्रदेश पूछे, पहाड़ी पूछे अलग अलग, मुकुंदरा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां, तो मुकुंदरा हिल्स आएगी जो झालावाड़ और कोटा में विस्तृत है। उसकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बात करेंगे। कोटा के शासक मुकुंद सिंह पर्यावरण प्रेमी के नाम पर नाम रखा गया और वो हाड़ौती के पठार पर है। रामगढ़ की पहाड़ियां भी हाड़ौती के पठार पर है। तो ये सबसे आर्द्रतम है। वन्य जीव भी यहां ज्यादा है की दृष्टि से भी, अरावली में भी ये सबसे ज्यादा है दृष्टि से भी। दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं। अच्छा, दक्षिणी अरावली में अरब सागर से भी वर्षा होती है भाई, अरब सागरीय शाखा से। शाखा सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से होती है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा अरब सागरीय शाखा से वर्षा कहां होती है? दक्षिणी अरावली में। उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ के इस बेल्ट में, क्योंकि यहां थोड़ी अरावली की हाइट ज्यादा है, इसलिए पवन मुखी ढालों पर पवन टकराकर वर्षा करती है दक्षिणी अरावली में। अध्ययन की दृष्टि से दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटकर चलेंगे, पहला भाग और दूसरा। पहला जो भाग है यह कहलाएगा अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश, या इसको कहते हैं आबू की पहाड़ियां, और दूसरा है मेवाड़ की पहाड़ियां, मेवाड़ की पहाड़ियां। इस प्रकार तो 2 भाग इसका दक्षिणी अरावली का अध्ययन इस रूप में करेंगे, अर्बुद प्रदेश और मेवाड़ की पहाड़ियां अध्ययन। क्योंकि विशाल भौतिक प्रदेश है इसलिए अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटकर चलेंगे। ये है यहां पर पूरा का पूरा प्रदेश। यहां समझना, इस प्रदेश में यहां ये एक इस प्रकार भाग है, ये एक पठार है, फिर आगे ये भाग है। इससे आप ऊंचाई की ओर जाओगे तो यहां आप देलवाड़ा पहुंच गए। देलवाड़ा से आप यहां पर आपने वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिरों का दर्शन करते हुए आप और ऊंचाई की ओर बढ़े तो आप गुरु शिखर पहुंच गए। यदि आप इसको पार करके पुनः नीचे ढलानों की ओर उतरकर पुनः ऊंचाई की ओर चढ़ोगे तो उड़िया पठार पहुंच जाओगे। किस पठार पर पहुंच जाओगे? उड़िया पठार पर पहुंच जाओगे। यह जो स्थिति, इसको एक एक को समझते हैं। ये जो है इसका नाम है आबू पठार,
इसका नाम है आबू पठार। आबू, यहां पर यह है देलवाड़ा, देलवाड़ा, और यह है गुरु शिखर। मैं आपको अर्बुद प्रदेश है वो समझाता हूं। और यह है उड़िया पठार। उड़िया 1360 मीटर के साथ राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये सेकंड ऊंचा है, 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी। और इस आबू के पठार पर, इस आबू के पठार पर यहां एक शहर है। इस शहर का नाम है माउंट आबू। आबू के पठार पर एक शहर है माउंट आबू। इसकी हाइट है 1295 मीटर। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है, नगर है। सेकंड है प्रतापगढ़, पहला कौन सा है? माउंट आबू। इस माउंट आबू के पठार पर ही यहां ये एक झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इसका नाम है नक्की झील। क्या नाम है? नक्की झील। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नाम क्या है? नक्की झील। इस झील, ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में कभी कभी जम जाती है। इस झील के तट पर नंद रॉक, टॉड रॉक, नन रॉक और पैरेट रॉक चट्टाने हैं जो प्रसिद्ध झील है ये। इस झील के समीप रघुनाथ जी का मंदिर है और चंपा गुफा और हाथी गुफा भी है। वो नक्की झील है, माउंट आबू के अंदर है। माउंट आबू पर्यटन के लिए दक्षिणी राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। देलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है भाई। यहां प्रसिद्ध क्या है? जैन मंदिर है। जैन मंदिर 5 मंदिर है, आपने खूब नाम सुना होगा। गुरु शिखर, इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर बात करेंगे, चोटियों में भी आएगी गुरु शिखर। हाइट है 1722 मीटर। हाइट है 1722 मीटर है। या कह दो 5650 फीट है। किसकी हाइट है? गुरु शिखर की। उड़िया पठार है, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचा पठार। हाइट कितनी है? 1360 मीटर है। 1360 मीटर, इतना ऊंचा है कि उड़ता हुआ दिखता है, इसलिए नाम है उड़िया पठार। उड़ गया, इतना ऊंचा है पठार। हाइट कितनी है? 1360 मीटर है। 1360 मीटर है। अच्छा, इसके अलावा इस पठार, ये जो पूरा का पूरा प्रदेश है ना भाई, यही कहलाता है अर्बुद प्रदेश। अर्बुद या आबू की प्रदेश। आबू प्रदेश पूरा का पूरा ये प्रदेश है। ये सिरोही में विस्तृत है। यदि ऑल ओवर ये जिला पूछा जाए तो जिला कौन सा है? सिरोही। सिरोही है। इस पठार, इस पूरे भाग से आप सिरोही में, सिरोही के अंदर ही आप इस पठार से चल दिए कहां? पूर्व की ओर चल दिए। अब आप सिरोही के पूर्व में चले गए। पूर्व में, किसके पूर्व में? सिरोही के पूर्व में। और नहीं, सिरोही के पूर्व में गए तो आपको यहां खड़ी ढाल वाली कट्टी पट्टी चट्टानें मिली। इस प्रकार इनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है भाई। इनको क्या कहा जाता है? इनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। भाकर। तो सिरोही के पूर्व में कटी फटी तेज ढाल वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। गुरु शिखर, संतों का शिखर कहते हैं। उड़िया पठार की हाइट 1360 मीटर है। सांबर का क्या लिख रहे हो? हाँ, डिलीट कर दिया आपने, जिसने भी पूछा। सांबर राजस्थान का सबसे निम्नतम स्थान है। पलाया झील है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेहता नदियां गिरती है। अजमेर, नागौर और जयपुर की सीमा पर है। एक जिला पूछे तो जयपुर सही होगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है। भारत में भी आंतरिक दृष्टि से जो झीलें उनमें सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है। अब भारत का 8.7% और राजस्थान का 80% करती है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड यहाँ कार्यरत है और सांबर साल्ट लिमिटेड भी कार्यरत है, जिसने भी पूछा। हाँ, तो ये सिरोही के पूर्व में तेज ढाल वाली चट्टानें क्या कहलाएगी? भाकर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाकर। तेज ढाल वाली कट्टी फटी चट्टानें क्या कहलाएगी? भाकर कहलाएगी। इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो प्रदेश देख रहे हो, इसे
अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहां बहुत ज्यादा उदाहरण मिलते हैं इंसेल वर्ग के। यहां आपको सबसे ज्यादा उदाहरण मिलते हैं बैथोलिथ के या इंसेल वर्ग के उदाहरण मिलते हैं। यहां पर इंसेल वर्ग खड़ी चट्टानें होती है, खड़ी मरुस्थल में भी खड़ी चट्टानें इंसेल वर्ग कहलाती है। भूपाराम जी दोरावत लिखते हैं, मैं आज ही आया हूं, आई एम न्यू। तो आप बिल्कुल जो पुरानी क्लास है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो अर्बुद प्रदेश हो गया। अब मेवाड़ में बढ़ते हैं। तो मेवाड़ में समझते हैं, पहला एक नंबर है गिरवा। गिरवा है क्या समझना, इस प्रकार दक्षिणी अरावली में तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। इस प्रकार इन तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। ये कैसी पहाड़ियां हैं, ये है तस्तरी नुमा पहाड़ियां। तस्तरी नुमा पहाड़ियां। अब इनके बीच में ये एक खाली स्थान है, बड़ा प्रदेश है। और कालांतर में क्या हुआ, कालांतर में मतलब यहां पर 1559 में यहां एक भव्य नगर बन रहा है। महाराणा उदय सिंह ने इस नगर की स्थापना की और इस नगर का नाम है उदयपुर। उदयपुर। तो गिरवा तस्तरी नुमा पहाड़ियों के मध्य 1559 में महाराणा प्रताप के पिता श्री महाराणा उदय सिंह ने किसकी स्थापना की, उदयपुर की स्थापना की। कब की, समय 1559 में। 1459 में मेहरानगढ़ की राव जोधा ने की थी, ये 1559 है ईस्वी में। किसने की, महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने, सॉरी महाराणा उदय सिंह ने इस नगर की, उदयपुर की। इसको कहा जाता है व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी, लेक सिटी, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी, झीलों में बात करेंगे इसको। पूर्व का वेनिस कहलाता है उदयपुर, व्हाइट सिटी कहलाती है उदयपुर। और किन पहाड़ियों के मध्य है, तो यह गिरवा पहाड़ियों के मध्य, जिनकी आकृति कैसी है, तस्तरी नुमा है। उदयपुर में यह पहाड़ियां संकटकालीन यहां महाराणाओं की शरण स्थली था। ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वापस सुनना। संकट काल का अर्थ है जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाता था और छोटा प्रदेश था मेवाड़, जब विशाल मुगल सेना आक्रमण करती थी तब ये शरण लेने के लिए पास की किन पहाड़ियों में जाते थे, गिरवा की पहाड़ियों में। तो कह सकता हूं कि यह मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली थी। हालांकि गोगुंदा तक जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है। पहला स्टेप कौन सा है, गिरवा की पहाड़ियां हैं, जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। इन गिरवा की पहाड़ियों के अंदर ही आप उदयपुर से इस तरफ चले जाओगे तो गिरवा की पहाड़ियों में ही आपको एक अभ्यारण्य मिलेगा। यहां इस अभ्यारण्य का नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। 2 गेट है भाई इसके, एक गेट तो चला जाएगा सज्जनगढ़ महल की ओर और एक चला जाएगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। बायोलॉजिकल पार्क है ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर में है। और ये कौन सा है, ये सज्जनगढ़ महल है, जिसे फतेह सिंह ने पूर्ण करवाया था। बादलों के अध्ययन के लिए ये बना है, सज्जनगढ़ महल है। ये इसका निर्माण क्यों किया गया, बादलों के अध्ययन हेतु। बादलों के अध्ययन हेतु मतलब वर्षा होगी, कैसे होगी, किस प्रकार का मौसम रहेगा, ऐसे कह दो, मौसम की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया। महेंद्र जी लेगा लिख रहे हैं, सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। हाँ भाई, एक अपने ध्यान रखना, टेक्निकल टीम जो बहुत ज्यादा बार बार फालतू के मैसेज करें उनको ब्लॉक कर दिया करो। सही बात है, ये बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं हो। सर अरावली का मिड पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट है वो नाग पहाड़ अजमेर है।
राजसमंद के मेरवाड़ा की पहाड़ियों के, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं पूछा जाता, लेकिन मिड पॉइंट अजमेर को कह सकते हैं। ओके, जिसने सुरेश जी विष्णु, आपका आंसर मिल गया। तो इस प्रकार ये आप अभी तो इन पॉइंट पर ध्यान दो, एक एक पॉइंट आ जाएगा। ये आपने जो पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन से देखो कितनी सारी जानकारियां यहां मिल रही है। तो ये गिरवा की पहाड़ियां हैं। आगे देखो नेक्स्ट, उदयपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है, उदयपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जरगा। उसका क्या नाम है? जरगा। ये इस प्रकार एक उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। फिर ये थोड़ा घाटी नुमा भाग आ गया और फिर ये है रागा। ओके, इस चोटी का नाम है जरगा। हाइट है 1431 मीटर। ये है रागा, छोटी चोटी, ज्यादा इसकी हाइट नहीं है। ओके, इनके बीच में, इन पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहता है ये प्रदेश। वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है ये प्रदेश। क्यों रहता है, अभी उसका भी कारण बताते हैं आपको भाई। तो इस प्रदेश को वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण इस प्रदेश को कहा जाता है देश हरो। इसको कहा जाता है देश हरो। देश हरो कोई पहाड़ी नहीं है भाई, ध्यान रखना। देश हरो, देश हरो प्रदेश कहां है? उदयपुर में है। किस जिले की बात हो रही है? उदयपुर की बात हो रही है। ओके, यहां क्या होता है, जब भी इस प्रदेश में वर्षा होती है ना भाई, तो ये ऐसा प्रदेश है जहां वर्षा होने के बाद, ऐसा प्रदेश है देखो, जैसे ये जरगा की ढलान है, ये रागा की ढलान है, पहाड़ियां ऐसे विस्तृत है। अब इनके बीच में जो वर्षा का जल एकत्रित होता है वो लंबे समय तक यहां रहता है। काफी लंबे समय तक ये दलदली प्रदेश बना रहता है, इसलिए तापमान की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस प्रदेश में वनस्पति वेजिटेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां से होता है। जनदेव चेलक करके पूछ रहे हैं। तो बीछामेड़ा की पहाड़ियां जिसके पास ऋषभदेव है, ऋषभदेव वो एस्बेस्टोस और हरा संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हरा संगमरमर सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है, पीला संगमरमर जैसलमेर में होता है, और इसके अलावा बादामी संगमरमर जोधपुर में होता है, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में होता है। खनिजों में क्या करवाऊंगा देवताओं? तो नेक्स्ट देश हरो प्रदेश। अब देशहरो, ये देशहरो क्या है? यह उदयपुर में वर्ष भर हरा भरा रहने वाला प्रदेश है। रहने वाला प्रदेश है जो किन पहाड़ियों के मध्य है? यह जरगा व रागा के मध्य है। यह जरगा व रागा के मध्य है, मध्य विस्तृत है, विस्तृत है जरगा और रागा। इन पहाड़ियों के पास में यहां बिखरी हुई पहाड़ियां हैं अरावली की, ऐसे इस प्रकार उदयपुर के पास में है। इनको कहा जाता है मगरा। मगरा, मगरा अपने भी यहां एक प्रदेश है भाई। ये जैसलमेर बेल्ट की तरफ मगरा वो नहीं है, ये मगरा पहाड़ी है। बिखरी हुई पहाड़ियां उदयपुर में। ये कहां पर है? उदयपुर में है। मगरा कहां पर है? उदयपुर में है। अब आपको इसके दक्षिण में लेकर जाऊं, यदि यहां पर यदि मैं आपको लेकर चला गया तो उदयपुर में यहां ये पहाड़ियां हैं, इसका नाम है बीछामेड़ा की पहाड़ियां। बीछामेड़ा की पहाड़ियां, और इन बीछामेड़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सोम नदी। क्या नाम है? सोम नदी। इस प्रकार बीछामेड़ा की पहाड़ियां कहां है? उदयपुर में है। बीछामेड़ा की पहाड़ियां कहां है भाई? उदयपुर में है। उदयपुर। ये इस प्रकार पूरा का पूरा प्रदेश है। मगरा प्रदेश हो गया, बीछामेड़ा की पहाड़ियां हो गया। यहां इसके पास ये ऋषभदेव है जो एस्बेस्टोस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये ऋषभदेव चोटी है भाई, 450 मीटर हाइट है इसकी। ऋषभदेव, ऋषिकेश नहीं, ऋषभदेव। ऋषिकेश है वो सिरोही में है, 1017 मीटर हाइट है उसकी। ऋषभदेव हाइट इसकी है
400, कई जगह 400, भाई आपको 45 मीटर भी लिखे मिलेगा। ये राज संगमरमर, संगमरमर। और इसके अलावा ये एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस ताप की जो लोहे की भट्टियां होती है उसमें उपयोग होता है, एस्बेस्टोस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोम नदी है, आगे जाकर किसमें मिल जाएगी, जब उसका जाखम नदी का जल लेकर माही में मिल जाएगी। ओके, ये पूरा प्रदेश हो गया। नेक्स्ट, बोराट का पठार। कौन सा पठार है? बोराट का पठार। बोराट पठार है कैसे समझते हैं? ये रहा, ये यहां एक नगर है, इस नगर का नाम है उदयपुर। उदयपुर, इस नगर के उत्तर पश्चिम में यहां पर पहाड़ियां हैं, इनको कहा जाता है गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का? उदयपुर से बेड़च नदी का उद्गम होता है। और आगे ये है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ दुर्ग है इनमें, जहां पर 1572 में महाराणा प्रताप का वैधानिक ढंग से राज तिलक हुआ था, जिसमें रावचंद्र सेन भी आए थे। और इससे पहले महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में भी हुआ था। तो ये वो गोगुंदा है, गोगुंदा के पहाड़ियों का प्रदेश है। गोगुंदा का बदायूं एक शासक क्या बदायूं एक वो व्यक्ति हुआ था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। किसने? बदायूं ने। और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। इनके मध्य ये इस प्रकार एक पठार है, और इस पठार का नाम है बोराट का पठार। तो गोगुंदा कहां है? उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कहां है? राजसमंद में है। पहाड़ियां कहां है? राजसमंद में है। तो राजसमंद और उदयपुर के मध्य कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। इसकी स्थिति इस प्रकार भी देख सकते हो आप, जैसे दक्षिणी राजस्थान को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये लो जी दक्षिणी राजस्थान है। इसमें यहां ये हो गया राजसमंद, और ये हो गया उदयपुर। उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर में कौन सा पठार है? तो बोराट का पठार है। बोराट का पठार, या सीधा लिख देता हूं बोराट पठार। ये रहा बोराट पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा। अच्छा, गोगुंदा से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है, ये एक नदी यहां से निकलकर आगे बढ़ेगी, इस नदी का नाम है बेड़च। बेड़च। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या देख रहे हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट ये देख रहे हैं स्टार लगाकर, क्या बदायूं ने हल्दी घाटी को जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपली कहा है, बदायूं ने हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब नेक्स्ट, इन कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के पास में इस तरफ यहां खमनोर की पहाड़ियां हैं, जहां से बनास नदी पड़ेंगे अपन। खमनोर, खमनोर अब पास में होने के कारण ही खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। और खमनोर की पहाड़ियों से यहां बनास नदी निकलेगी। बनास मध्य अरावली को पड़ रही है। तो खमनोर की पहाड़ियां कहां है? ये राजसमंद में है भाई। कहां है? राजसमंद में। राजसमंद में है। कौन सी पहाड़ियां? खमनोर की पहाड़ियां। बढ़िया चल रहा है। आयड़ नदी बिल्कुल आगे आयड़ कहलाएगी। बेड़च को आगे क्या कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है। उदय सागर झील के बाद, उदय सागर झील से पहले, बिल्कुल। हाँ, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। ये खमनोर की पहाड़ियां हैं। तो नेक्स्ट, अब यहां अगला पॉइंट देखते हैं। ये है उदयपुर, और उदयपुर के दक्षिण में यहां है डूंगरपुर। डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य
उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य भूमट पठार है, भूमट पठार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो था भोराट और यह है भूमट। भूमट भील आंदोलन आपने नाम सुना होगा, भूमट भील आंदोलन, जो इक्की आंदोलन चला था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। इक्की आंदोलन को ही दूसरा नाम कहा जाता भूमट भील आंदोलन। यहां ये चर्चित रहा भूमट भील आंदोलन के कारण, भूमट भील आंदोलन के कारण चर्चा में रहा ये। अच्छा, भूमट पठार के दक्षिण में यहां एक जिला है, इस जिले का नाम है डूंगरपुर के दक्षिण में यहां एक जिला है बांसवाड़ा, बांस का घर बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य यहां मेवल पहाड़ी प्रदेश है या मेवल पठार है, मेवल पठार। और बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर, बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर, फॉर एग्जाम्पल ये दक्षिणी राजस्थान है, इस प्रकार ये बांसवाड़ा को समझ लेते हैं, आगे इधर प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर यहां मानगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी कहां है? बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर है। इस मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। निमोचना को नहीं कहा जाता। रियासत नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था दिल्ली से, उसने निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया, जो 1925 में हुआ था, 14 मई 1925 को। लेकिन इसको कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को वास्तविक रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अपने काम की ज्योग्राफी की दृष्टि से मानगढ़ की पहाड़ी कहां है? बांसवाड़ा में है, जो बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर है। अब यदि आप इससे आगे बढ़ो इस तरफ, ये आगे बढ़ गए यहां, तो प्रतापगढ़ का प्रदेश आ जाएगा। प्रतापगढ़ से आगे आएगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में एक पठार है भाई, चित्तौड़गढ़ में एक पठार है। वो पठार इस प्रकार है, ये एक पठार है, इस पठार का नाम है मेसा पठार। कौन सा पठार है? मेसा पठार। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ में है। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। और इस मेसा पठार पर एक विशाल दुर्ग है भाई, और इस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्गों में से एक है ये भी। इसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। गढ़ है ये, बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। और इसका निर्माण है वो मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था, मौर्य राजा चित्रांग ने। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। किस पठार पर है? मेसा पठार पर है, चित्तौड़गढ़। ओके, क्लियर है सभी को? मेसा पठार। माया जी जाखड़ पधारे हैं, स्वागत है आपका। ओके, हाँ, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है यह राजस्थान का दक्षिणतम मौर्य राजा चित्तौड़गढ़ में है, मेसा पठार पर है और मौर्य राजा चित्रांग के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यदि आपने खानवा का युद्ध पढ़ा हो 17 मार्च 1527 को, तो उसमें आपने पढ़ा था कि खानवा युद्ध में अशोक परमार करके महाराणा सांगा के साथ एक व्यक्ति था, नाम था अशोक परमार। अशोक परमार को खानवा युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने ऊपर माल का प्रदेश जागीर के रूप में दिया था। कौन सा प्रदेश? ऊपर माल का प्रदेश। कालांतर में ऊपर माल प्रदेश में बिजोलिया किसान आंदोलन चला, जो लगभग 44 साल तक चला। यह सबसे लंबा किसान आंदोलन था। इस किसान आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह बिल्कुल हिंसक नहीं था, मतलब अहिंसक था। और कानपुर से जो
गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, साप्ताहिक था, उसमें भी इसका समय समय पर जिक्र होता रहता था। विजय सिंह पथिक, जिनका जो बचपन का नाम भूप सिंह है, इन्होंने भी इस आंदोलन का काफी लंबे समय तक क्या किया, नेतृत्व किया। तो उस प्रदेश में चलते हैं अपन। यहां ये है, इस प्रदेश का नाम है बिजोलिया। इस प्रदेश का नाम है बिजोलिया। बिजोलिया, जैसे ही बिजोलिया दिमाग नाम लेते हैं ना, भीलवाड़ा में ही है, जैसे ही नाम लेते हैं क्या दिमाग में आता, किसान आंदोलन, तो ये प्रसिद्ध है। और विजय सिंह पथिक का नाम आता है तो बिजोलिया। बिजोलिया, और यहां एक है चित्तौड़गढ़ में जगह है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य एक पठार विस्तृत है। इस पठार का नाम है ऊपर माल पठार। माल कहां पर है, माल आपको ऊपर मिलेगा, इसलिए नाम है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। ऊपर माल आप एक संगठन भी पढ़ते हो, ऊपर माल, जिसकी 1917 में स्थापना की थी, मुन्ना पटेल इसके अध्यक्ष थे, वो ऊपर माल। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा। बिजोलिया कहां है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। और भैंसरोडगढ़ कहां है, चित्तौड़गढ़ में। तो 2 जिलों में विस्तृत है, चित्तौड़गढ़। इस प्रकार पठार का नाम क्या है, ऊपर माल। और माल खेत की पहाड़ियां कहां है, सीकर के अंदर है। और ऊपर माल का पठार कहां है, तो दक्षिणी अरावली में, यह भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य विस्तृत है। नेक्स्ट आगे बढ़े। उदयपुर की, यहां ये है उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर से आप चल लिए दक्षिण पूर्व की ओर। ओके, यहां आपको कुछ बिखरी हुई पहाड़ियां मिलेगी। और यहां आपको उदयपुर में एक झील मिलेगी, नाम है जयसमंद। एक झील मिलेगी, इस झील का नाम है जयसमंद। यहां ये एक आपको झील मिल गई, ढेबर झील के नाम से जानी जाती है। इस झील का नाम है जयसमंद। क्या नाम है भाई, जयसमंद। जय सिंह ने स्थापना की थी, जय सिंह का समंदर है जयसमंद। जयसमंद, इनका निर्माण, यहां पहाड़ियां हैं, बिखरी हुई पहाड़ियां हैं, काफी ऊंचाई वाली है भाई पहाड़ियां यहां। इस प्रकार पूरे भाग में यहां पॉइंट समझना, इनमें से, इन पहाड़ियों में से एक नदी प्रवाहित होकर आती है ढेबर दर्रे से। इस नदी का नाम है गोमती नदी। इस नदी का नाम है गोमती नदी। और इस गोमती नदी ये किस दर्रे से प्रवाहित होती है, तो इस दर्रे का नाम है ढेबर दर्रा। ढेबर दर्रा कहां पर है, उदयपुर में है। और इसलिए जयसमंद झील का दूसरा नाम है ढेबर झील। क्या नाम है, ढेबर झील। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल, बाबा का भागड़ान, छुप्यारीन, वो झीलों में करवाऊंगा आपको। यहां मैं पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूं उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा हूं। अब यहां इस झील के पास, इस झील के पास इन पहाड़ियों में एक अभ्यारण्य है। इन पहाड़ियों में एक अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का नाम है जयसमंद अभ्यारण्य। कहां पर है, उदयपुर में है, जयसमंद अभ्यारण्य। अभ्यारण्य। ओके, पॉइंट क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब इस झील से आप चले पूर्व की ओर। किस झील से, उदयपुर झील से पूर्व की ओर चले तो आपको यहां एक लहरदार कटा फटा पठार मिलेगा। इस प्रकार ये पठार पूर्ण रूप से कहां पर है, उदयपुर में है। उदयपुर में पठार का नाम है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया पठार किस जिले में है भाई, उदयपुर में है। लहरदार कटा फटा पठार है जयसमंद झील के पूर्व, किस जिले में है, उदयपुर में है, नाम है लसाड़िया का पठार। आपको यहां एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि एक
आंदोलन चला था भक्त आंदोलन या भक्त पंथ। इस भक्त पंथ को चलाया था गोविंद गुरु ने और इसीलिए लसाड़ी भक्त पंथ को लसाड़िया आंदोलन भी कहा जाता है। ये विजयनगर, ईडर और गुजरात और इस पूरे प्रदेश में विस्तृत था। गोविंद गुरु ने सूरजी भगत के सहयोग से यह आंदोलन चलाया था, लसाड़िया आंदोलन। भक्त और संत सभा की स्थापना की थी 1883 में गोविंद गुरु ने। क्लियर है? लसाड़िया का पठार, इसलिए देखो यहां पर वो बाबा का भागड़ा, बाबा कहा जाता है गोविंद गुरु को, इसलिए बाबा का भागड़ा। यहां एक द्वीप है, इस झील में बहुत बड़ा द्वीप है गोविंद गुरु। भाकर, दिनेश जी पूछ रहे सर भाकर क्या होते हैं? मैंने आपको समझा दिया। लेट जुड़े हो आप, यदि आप लेट जुड़े हो तो आप इसको वापस देखो। ये रहा भाकर, इतना बढ़िया समझाया है। देखो सिरोही के पूर्व में, पूर्व दिशा में भी बनाया है। तेज ढाल वाली कटी फटी चट्टानों को भाकर कहते हैं। निर्मल जी लिख रहे सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 1883 में संत सभा की स्थापना की गई। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब आगे नेक्स्ट, ये पठार कौन सा पठार है? ये लसाड़िया का पठार है, इस उदयपुर के पूर्व में है। तो दक्षिणी अरावली में अपने कौन कौन से पठार पढ़े? लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार पढ़ा। मेसा पठार, ऊपरमाल का पठार, बोमट का पठार, बोराट का पठार, मेवल प्रदेश, मेवल का पठार या मेवल पहाड़ियां भी कहा जाता है। वहां से माही नदी प्रवाहित होती है भाई, वहां से माही नदी प्रवाहित होती है। नदियों में भी करवाऊंगा आपको, ढूंढते हैं कहां गया। ये रहा, ये गोगुंदा का प्रदेश हो गया, ये मेसा पठार हो गया। यहां ये मेवल पठार। अब देखो यहां से एक नदी राजस्थान में प्रवेश करती हुई प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीम, इन मेवल पहाड़ी प्रदेश, मेवल मिट गया, इसमें से प्रवाहित होती हुई उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई ये नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है। डूंगरपुर में इस नदी पर गलियाकोट है। डूंगरपुर में इस नदी के तट पर कौन सा कोट है? आपको मैं करवाता हूं, गलियाकोट। गलियाकोट, गलियाकोट है, ये रमकड़ा खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, जो घिया पत्थर से बनते हैं। और यहाँ फखरुद्दीन की मजार है और बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लो जी, तो ये प्रदेश हो गया। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी अरावली की चोटियां। दक्षिण अरावली की चोटियां, दक्षिणी अरावली की क्या है? चोटियां। एक एक चोटी को देखते हैं। 1 नंबर गुरु शिखर। कौन सा शिखर है? गुरु शिखर। हाइट है इसकी 1722 मीटर। और आपको समझा चुका हूं, भगवान दत्तात्रेय मंदिर की हाइट को 5 मीटर को साथ जोड़ ले तो 27 मीटर हो जाएगा। किस जिले में है? सिरोही में है, सिरोही में। ओके। 2 नंबर शेर। 2 नंबर कौन सा है? शेर। 2 नंबर है शेर। हाइट कितनी है? 1597 मीटर। किस जिले में है? सिरोही में है। मतलब अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई इसीलिए बताया था कहां है? सिरोही में। 3 नंबर शेर के बाद में आ जाएगी देलवाड़ा। देलवाड़ा, देलवाड़ा की हाइट है 1442 मीटर। कहां है? सिरोही में है, जहां देलवाड़ा की प्रसिद्ध मंदिर है। यदि आप गुरु शिखर जाते हो तो बीच में देलवाड़ा आता है। फिर देलवाड़ा के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा जरगा। जरगा हाइट है 1431 मीटर। ये उदयपुर में है और उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है उदयपुर। नेक्स्ट जरगा के बाद में आ जाएगा अचलगढ़। कौन सा गढ़ है? अचलगढ़। अचलगढ़ की हाइट है 1380 मीटर। ये अचलगढ़ कहां है? सिरोही में है, सिरोही में। इसके शॉर्ट ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आशा रखो। लेकिन अपने शॉर्ट ट्रिक में आपको कहीं बताता नहीं हूं। ये अपने क्लास में भी विशेषता है भाई, शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं लिखाता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की टोटल लगभग 600 क्लास लेता हूं। आप में से कई स्टूडेंट पढ़े हुए होंगे और उस 600 क्लास में कहीं पर भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लिखाता हूं। अलग अलग विशेषता होती है, हर
जो शिक्षक होता है वो दूसरे जैसा नहीं होता। तो अपनी ये विशेषता भाई, शॉर्ट ट्रिक नहीं लिखाता हूं, इसलिए कोई आशा भी नहीं करे कि सर लास्ट में शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, आज बाबा जी बगल वाले घर में गए नहीं, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाता हूं भाई। अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में है। फिर 6 नंबर, अचलगढ़ के बाद में है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की हाइट है 1224 मीटर। कहां पर है? राजसमंद में है, राजसमंद में है कुंभलगढ़, 1224 मीटर है। अच्छा, 1295 मीटर आबू, माउंट आबू की ऊंचाई है, लेकिन वो चोटियों में नहीं आता है। यदि ऊंचाई के क्रम में पूछ रहा है तो माउंट आबू भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा, माउंट आबू इसमें सम्मिलित होगा बिल्कुल। फिर कुंभलगढ़ के बाद है, नेक्स्ट है ऋषिकेश। ऋषि, केवल दक्षिणी अरावली की चोटियां लिख रहा हूं। ऋषिकेश हाइट है 1017 मीटर। कहां पर है? सिरोही में है, सिरोही में है ऋषिकेश। फिर नेक्स्ट ऋषिकेश के बाद है कमलनाथ। उदयनाथ कहां है? अलवर में है। हर्षनाथ कहां है? अलवर में है। और कमलनाथ कहां है? उदयपुर में है। वो अलवर में थे। 1001 मीटर। कहां है? उदयपुर में है कमलनाथ। फिर उसके बाद में है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की हाइट है 938 मीटर। ये कहां है? उदयपुर में है, उदयपुर। ओके, आगे बढ़े, इसको इस साइड कर देता हूं। दक्षिणी अरावली की चोटियां सज्जनगढ़ के बाद में 9-10 नंबर। फिर उसके बाद में, अच्छा ये देखो एक चीज, यदि क्रम वाइज चलोगे ना तो 1055 मीटर यहां आ जाएगी रघुनाथगढ़, जो उत्तरी अरावली में। अपन ने तो हेडिंग क्या लिखी है? दक्षिणी अरावली की चोटियां। तो आपको तो सारी लिखा दी, मध्य की लिखा दी, उत्तरी की लिखा दी, दक्षिण की लिखा दी। क्रम वाइज आप कर लो, सबसे बढ़िया तरीका यही है। सारी चोटियों की हाइट याद कर लो जो मैं लिखा रहा हूं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा उनका, चाहे आरोही क्रम पूछे, चाहे अभी मैं कल वाली क्लास में आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा अरावली से संबंधित, लगभग 50 क्वेश्चन। वहां आरोही अवरोही क्रम सारी बातें क्लियर कर लेंगे। सज्जनगढ़ के बाद में है 10 नंबर लीलागढ़ी। लीलागढ़ी, लीलागढ़ी की हाइट है 874 मीटर। कहां है? यह है उदयपुर में है। कहां पर है भाई? उदयपुर में, उदयपुर में है। ओके, फिर इसके बाद में है 11 नंबर। 11 नंबर है नागपाणी। नागपाणी सभी को सही दिख रहा है। नागपाणी हाइट है 867 मीटर। ये कहां पर है? ये भी उदयपुर में है, उदयपुर में। इस प्रकार ये दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं। अब आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां बता रहा हूं, देखो एक बार। एक डूंगर है, नाम है गोनिया डूंगर। गोनिया डूंगर, हाइट है 1183 मीटर। कहां पर है? राजसमंद में है। और एक हो गया माउंट आबू। माउंट आबू की हाइट है 1295 मीटर। कहां पर है? सिरोही में है। कहां पर है भाई? सिरोही में। क्या बात क्लियर है? ये ऋषभदेव चोटी, उसकी हाइट है 450 मीटर। दीछा मेड़ा प्रदेश में है वो। इस प्रकार पीडीएफ मायूष चौधरी लिख रहे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती। कल अरावली का जो प्रदेश करवाया था उसके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करवाई जा चुकी है। कोशिश करेंगे मॉर्निंग में क्लास लगाने की। हेमंत जी मूड पूछ रहे हैं। 1183 मीटर, बिल्कुल गोनिया डूंगर राजसमंद में है। ओके, तो ये दक्षिणी अरावली की बात कर ली। अब इसके अलावा अरावली की खूब सारी और भी विशेषता है भाई। और विशेषता क्या है कि अरावली की कुछ बिखरी हुई पहाड़ियां हैं। उन बिखरी हुई पहाड़ियों को आप कहूं तो समय नेक्स्ट क्लास हिंदी की शायद आज है नहीं, तो आप कहो तो उनको समझा देते हैं। हाँ, 450 ऋषभदेव सही लिख रहे हो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का समय आपको मिल गया होगा। लो जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ऊपर लिंक आ रहा है टेलीग्राम चैनल का, उस पर ले लो। पंकज जी पालिया पूछ रहे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। हाँ, करवा देता हूं। भरत जी प्रजापति का मैसेज आया, करवा दीजिए। तो समझते हैं अरावली की बिखरी हुई पहाड़ियां।
तो यहां समझना, एक नंबर यहां है, एक नंबर इसका नाम है ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत कहां है? जालोर में है, जालोर में है। ओके, फिर उसके बाद में 2 नंबर है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर है भाई? जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में है, जालोर। 3 नंबर है फिर सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत कहां है? जालोर में है। लो जी, सुंदा पर्वत कहां है? जालोर में। इसकी विशेषता है ये इस प्रकार सुंदा पर्वत है, इसकी लगभग हाइट है 850 मीटर। ओके, इस सुंदा पर्वत पर यहां एक मंदिर है, यह मंदिर है सुंदा माता का मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर है, माता का मंदिर है। नेक्स्ट, यहां पर क्या किया गया? 2006 में यहां राजस्थान का प्रथम रोपवे शुरू किया गया भाई। यहां राजस्थान का प्रथम क्या किया गया? रोपवे शुरू किया गया। कब किया गया? 2006 में। 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे। इस प्रकार 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर किया गया। सुंदा माता मंदिर कहां है? जालोर में। अच्छा, इसके पास में यहां राजस्थान का प्रथम भालू कंजर्वेशन पार्क है। भालू कंजर्वेशन पार्क है कहां पर? सुंदा माता मंदिर के पास ही, सुंदा माता भालू कंजर्वेशन पार्क। और जो भालू है ना भाई, ये भालू जालोर का जिला शुभंकर है, कब्र विजू उदयपुर का है और जालोर का जिला शुभंकर है। जिला शुभंकर अलग से करवाऊंगा आपको, सारे याद करवा दूंगा। शुभंकर है कौन? भालू। तो ये सुंदा पर्वत कहां है? जालोर में। चालवा दो, चालवा देते हैं सोन जी, बिल्कुल चालवा देते हैं। तो सुंदा पर्वत जालोर में है, सुंदा माता मंदिर है, इस पर 850 मीटर इसकी हाइट है। प्रथम रोपवे शुरू किया और इसके पास में भालू कंजर्वेशन पार्क है। जालोर जिला का शुभंकर है भालू। नेक्स्ट, भाकर पूछा जाए, यहां पॉइंट ध्यान रखना, भाकर पूछा जाए पर्टिकुलर तो सिरोही में है, लेकिन भाकर के आगे कोई नाम आ जाए तो जालोर होगा। देखो कैसे। एक नंबर है डोरा पर्वत या डोरा भाकर। डोरा भाकर हाइट है 869 मीटर और जिला है जालोर। जिला कौन सा है? जालोर। विशेषता देखो, पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है भाई। सर्वोच्च क्या है? शिखर है। कौन सा? डोरा भाकर। कहां पर है? जालोर में। डोरा भाकर के बाद नेक्स्ट है ईसराणा भाकर। ईसराणा भाकर, ईसराणा भाकर की हाइट है 839 मीटर। जिला है जालोर। जिला कौन सा है? जालोर। नेक्स्ट, रोजा भाकर। रोजा भाकर हाइट कितनी है? 730 मीटर है और जिला कौन सा है? जालोर है। कौन सा है? जालोर है। फिर उसके बाद में है जाडोला भाकर। जाडोला भाकर हाइट है 588 मीटर और जिला है जालोर। क्या याद कर लोगे सब? ये तो याद करना पड़ेगा भाई। डोरा भाकर 869 मीटर, जालोर है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। हाँ बिल्कुल, ईसराणा भाकर है वो, हाइट 839 मीटर जालोर। रोजा भाकर 730 मीटर जालोर और जाडोला भाकर 588 मीटर का है, जालोर में है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। 56 का जो मैदान है वो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहां पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। लेकिन यहां एक चीज समझो, 56 की पहाड़ियों को देखते हैं। यहां एक प्रदेश है, यहां
इसका नाम है बालोतरा, इसका नाम है बालोतरा। ओके, यहां एक प्रदेश है उसका नाम है सिवाना। सिवाना किस जिले की बात कर रहा हूं? तो जिले की बात कर रहा हूं, उस जिले का नाम है बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर जिले में बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 गुबंदाकार पहाड़ियां हैं भाई। 56 गोलाकार या गुबंदाकार पहाड़ियां, इनकी संख्या है 56 भाई। इनको कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। इनको क्या कहा जाता है? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर में है। कहां से कहां तक विस्तृत है? तो बालोतरा से सिवाना के मध्य विस्तृत है। बैथोलित का बेहतरीन उदाहरण है भाई ये। बैथोलित का क्या है? बेहतरीन उदाहरण है। और इसके अलावा ये जो पहाड़ियां ना, ये ग्रेनाइट के लिए भी प्रसिद्ध है, खनिजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इन पहाड़ियों की विशेषता है क्या? कि यह बैथोलित का उदाहरण है। बैथोलित का उदाहरण है। इन पहाड़ियों में एक गांव है यहां, इस गांव का नाम है मेवानगर। कौन सा गांव है? मेवानगर। मेवानगर में ये जो पहाड़ दिख रही है ना, ये चोटी जो 56 में से ये एक, इसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत। और इस नाकोड़ा पर्वत पर एक मंदिर है। इस पर एक क्या है भाई? मंदिर है। ये इस मंदिर का नाम है नाकोड़ा मंदिर। बालोतरा में है ये भाई। और यहां पर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। भगवान पार्श्वनाथ का क्या है? मंदिर है। और काल भैरव का मंदिर है। किसका मंदिर है? और इसके अलावा काल भैरव, काल भैरव का क्या है? मंदिर है। भैरव का मंदिर है, मंदिर है। ओके, इससे आगे बढ़ोगे आप तो यहां पर आपको इस प्रदेश में सिवाना के पास में, लगभग सिवाना से 10 किलोमीटर दूर, यहां एक गांव मिलेगा, नाम है पीपलूद ग्राम। पीपलूद ग्राम गांव। पीपलूद ग्राम में यहां पर इन पहाड़ियों की ऊंचाई पर एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। और यह है महादेव हल्देश्वर का मंदिर है। महादेव हल्देश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। और महादेव हल्देश्वर का जो ये मंदिर है, ये पहाड़ियों में है। और इस प्रदेश में खूब होती है क्या? वर्षा। इस प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में यहां खूब वर्षा होती है। इसलिए महादेव हल्देश्वर के मंदिर को या इस पीपलूद ग्राम के इस प्रदेश को कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू। क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। बैथोलित क्या होता है? भरत प्रजापति ने पूछा है, तो भाई स्वाभाविक बात है, यदि इतनी बात कर रहा हूं तो बैथोलित समझाना चाहिए ना। जब आग्नेय चट्टाने धरातल के नीचे रहती है गुंबदाकार आकृति में, और ऊपरी धरातल का अपर्दन होने के बाद वो धरातल पर उसी गुंबदाकार आकृति में प्रकट हो जाए, तो उसे बैथोलित कहा जाता है। यह आंतरिक आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है जिसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। ओके, रोपवे क्या होता है कि ऊंचाई की ओर जाने पर, देखो कई बार आप, यदि आप उत्तरी अरावली हिमालय में गए हो, जो तार के सहारे कुछ डिब्बे बंधे हुए ऊपर की ओर जाते, जिसमें लगभग 6 सवारी या 3 सवारी बैठ सकती है, ऊंचाई की ओर जाने के लिए पर्वतीय प्रदेशों में परिवहन का एक साधन है। गैनाराम जी आपका यह आंसर दिया रोपवे। अब यहां ये समझो, नाग पहाड़ पड़े थे, ये नाग पहाड़ या नाग सर्पिलाकार आकृति में, इन नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, नाम है लूणी नदी। और यह नदी इस प्रकार प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। यह मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी मरुस्थलीय नदी है। इस नदी का नाम है लूणी नदी।
यहां ये समझा रहा हूं कि लूणी नदी की पूर्वी सीमा का यहां निर्धारण कौन कर रही है? ये 56 की पहाड़ियां कर रही है। तो लूणी नदी और इसकी पूर्वी सीमा कौन बना रही है? ये 56 की पहाड़ियां। 56 पहाड़ियां पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा बनाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस लूणी नदी के तट पर यही तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा किस नदी के तट पर? लूणी नदी के तट पर, जहां मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। चैत्र शुक्ला एकादशी को जो बढ़ता है पशु मेला, किसका? मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? इस नदी के समीप पचपदरा में यहां प्रसिद्ध एक झील है, पचपदरा झील। पचपदरा झील जो खारे पानी की झील है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा इस झील के नमक में 98% होती है। जालोर में से नेहड़ नदी नहीं, जालोर में इस नदी के प्रदेश को नेहड़ प्रदेश कहा जाता है। जिसने पूछा है कौन का ऊपर चले गए क्या? जाखर रंगाला लिखते हैं ना, तो जो ये प्रदेश है लूणी का, जवाई का, ये जो प्रदेश है ना, आपको भौतिक प्रदेश में करवाता हूं, राजस्थान में लूणी या गोड़वाड़ प्रदेश, ये कहलाता है गोड़वाड़ प्रदेश। इसी को प्रदेश को कहा जाता है जालोर में नेहड़, नेड़, रेल या रेला। नेहड़, नेड़, रेल या रेला। ओके, या अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल, ये इस प्रकार। पीपलूद ग्राम कहाँ है? बालोतरा में है, सिवाड़ा के पास है। महादेव यहाँ प्रसिद्ध हल्देश्वर का मंदिर है, हीरा मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पहाड़ियों में है, प्रसिद्ध स्थान है। श्रावण मास के सोमवार में यहाँ बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं पुजारी या अपने ये कह सकते हैं कि भक्त आते हैं इसमें। भारत में अरावली का कितना विस्तार है? 4 बेंत। अरे बताया ना, 692 किलोमीटर लंबाई है, 3 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। अब ये आपको जो आप एक पूछ रहे हो महान भ्रंश, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है वो बताऊंगा आपको, धीरे रखो, अरावली के साथ ही वो पूरा हो जाएगा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करती बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच में एक भ्रंश है, महान भ्रंश है। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जैसे महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है। एमबीटी मध्य हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें और भी है, जैसे पहाड़ियों के संदर्भ में त्रिकुट पहाड़ी जालोर, सो वहां स्वर्णगिरी दुर्ग है, त्रिकुट पर्वत केला देवी का मंदिर है, करौली के अंदर है, बूंदी के अंदर आडावाल कहा जाता है। भीलवाड़ा में अरावली को बीजासन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो चिड़ियाटुक पहाड़ी व जोधपुर में जिस पर मयूर ध्वज है, जोधपुर का प्रसिद्ध दुर्ग है, जिसकी स्थापना 1459 में महाराणा नहीं कहूंगा, राव जोधा ने की थी। मेवाड़ के शासकों को महाराणा कहा जाता है। रमेश जी कालियाना लिख रहे ग्रेट तुसी सिगरेट हो। किसके बीच की दूरी पूछ रहे हो आप प्रभु राम जी? बाकली झील कहाँ है? लाइब्रेरी में पूछा। बाकली झील है वो, आपने बाकली झील पूछा है, बाकली झील पूछा है, एक ही है, वो एक ही है और है नहीं। बाकली बांध है, ध्यान रखना, बाकली बांध पूछे, कोई भी बांध उसके पीछे झील बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई नदी है, इस नदी पर ये बांध बना, ये लो साहब, ये नदी इधर प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पीछे जल भर जाएगा, उसको झील कहा जाएगा। और ये बाकली बांध है, ये जालोर और पाली की सीमा पर है, जालोर व पाली। जालोर ऑप्शन में नहीं हो तो पाली सही होगा, जालोर ऑप्शन में है तो जालोर सही होगा, दोनों की सीमा पर है। बेकाल झील कहाँ है? बेकाल झील साइबेरिया में है, विश्व की सबसे गहरी झील है, 1740 मीटर उसकी गहराई है। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, गुड नाइट, शुभ रात्रि,
बढ़िया रहिए। कल मैं आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगा अरावली भौतिक प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप क्लास में जरूर पधारें, लाइव क्लास में, और जितना अपन ने पढ़ा है उसके आंसर देने की कोशिश करें। और यदि आपने अरावली का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, फिर आंसर देने का मजा आएगा। और उसके अलावा कुछ पॉइंट हटकर रहेगा, उनका मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा। थानाराम जी भैया धन्यवाद। ओके मोहन जी गुड नाइट, सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। शुभ रात्रि, मस्त रहिए, हंसते रहिए, ऑल द बेस्ट। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। मंजिलें दूर नहीं होती है, मंजिल कोशिश करने वाले मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते में समय लग सकता है, लेकिन कोशिश करते रहिए। ओके ठीक है।